टॉपर्स ट्यूटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं पृथ्वी की गतियों की भी एक वीडियो। इससे पहले सौरमंडल के 2 भाग कोचिंग की प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। आप वीडियोस में जाकर देखिए तो आपको सौरमंडल के दोनों भाग बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। आज हम करेंगे कि पृथ्वी किस तरीके से गति करती है। इससे पहले हमने आपको बताया कि पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है। पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है, वो 2 तरीके की गतियाँ करती है। एक घूर्णन गति जिसको दैनिक गति के नाम से जाना जाता है, और दूसरी परिक्रमण गति जो वार्षिक गति के नाम से जानी जाती है। वहीं हम जान रहे हैं कि घूर्णन गति है क्या। देखिए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। जब कोई भी ग्रह अपने अक्ष पर इस तरीके से घूमता है, चाहे ऐसे घूमेगा चाहे ऐसे घूमेगा, जब अपने अक्ष पर ऐसे घूमता है तो उसको घूर्णन गति कहा जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति 23.5 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूर्ण होती है, और पृथ्वी की इस घूर्णन गति को लगभग हम 24 घंटे के रूप में मानते हैं। तो इसीलिए कह देते हैं कि 24 घंटे दिन और रात कुल मिलाकर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि घूर्णन गति की वजह से जब पृथ्वी अपनी दैनिक गति कर रही है तो उसकी वजह से दिन व रात होते हैं। तो घूर्णन गति का क्या कारण है? घूर्णन गति की वजह से दिन व रात हो रहे हैं। साथ साथ आपको पता होना चाहिए, इससे पहले की वीडियोस में हमने बताया था कि पृथ्वी गति करती कैसे है। तो पृथ्वी गति करती है हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी। ठीक, लिख देते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। ठीक, अब आते हैं परिक्रमण गति पे। परिक्रमण गति क्या होती है? परिक्रमण गति होती है वार्षिक गति। जब आप किसी बिंदु के चारों तरफ घूमते हैं, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज घूमें चाहे क्लॉकवाइज घूमें, जैसे मंदिर के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इसको परिक्रमा बोलते हैं। ठीक वैसे ही जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसको परिक्रमण कहा जाता है। परिक्रमण या फिर वार्षिक गति। तो वो जो परिक्रमण गति होती है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड में पूर्ण होती है। ये एग्जैक्ट टाइम होता है। अंग्रेजी कैलेंडर 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड लगभग 6 घंटे प्रतिवर्ष छोड़ देता है। तो ऐसे ही 6 घंटे प्लस 6 घंटे प्लस 6 घंटे प्लस 6 घंटे, ऐसे कुल मिला के 24 घंटे यानी एक दिन 4 वर्ष बाद कैलेंडर में जुड़ जाता है, जो 365 प्लस 1 अर्थात 366 दिन बना देता है, जिसको आप लीप ईयर कहते हैं। ठीक, जिसको अधिवर्ष के नाम से जाना जाता है। तो 4 वर्ष का फंडा जो है वो यहाँ से आता है कि 4 वर्ष बाद आता है। क्यों आता है? वो कैलेंडर छोड़ देता है प्रतिवर्ष कितने घंटे? 6 घंटे। तो 6 चौक 24 मिला के बना एक दिन। अब देखिए, परिक्रमण गति के कारण क्या होगा? तो परिक्रमण गति के कारण होगा ऋतुओं में परिवर्तन। तो कभी आपको गर्मी लगने लगेगी तो कभी आपको सर्दी लगने लगेगी। यही रीज़न है, जब पृथ्वी परिक्रमण गति करती है तो कभी सूर्य के पास आ जाती है तो कभी सूरज के बहुत दूर चली जाती है। जब सूरज के पास आती है तो हमें गर्मी महसूस होने लगती है, और जब दूर चले जाती है तो हमें सर्दी महसूस होने लगती है। तो 2 स्थितियाँ ऐसी हैं जो आपको याद रखनी है। जब पृथ्वी सबसे दूर पहुंच जाती है और कभी पृथ्वी सूरज के सबसे पास आ जाती है। जब पृथ्वी सूरज के सबसे पास आती है यानी सबसे निकटतम, और एक स्थिति ऐसी होगी जब सबसे दूर हो जाती है। ठीक है, तो सूर्य से
तो सूर्य से सबसे निकट कब आती है? तो ये तिथि होती है 3 जनवरी। जब सूर्य से पृथ्वी सबसे निकट आती है तो दिन होता है 3 जनवरी का, और उस घटना को उपसौर कहा जाता है। तो सबसे निकटतम जो दूरी होती है वो लगभग 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है, और जब पृथ्वी सबसे ज़्यादा दूर चली जाती है तो वो दिन होता है 4 जुलाई का, और इस घटना को अपसौर कहा जाता है। और ये घटना होती है 4 जुलाई को, इस घटना को अपसौर कहते हैं। ये जो सबसे अधिकतम दूरी होगी, इस दूरी का एग्जैक्ट होता है 15.21 करोड़ किलोमीटर। तो हमको 2 पॉइंट मिल गए। प्रश्न आपको बन सकता है कि पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर कौन से दिन आती है? तो 3 जनवरी है। और सबसे ज़्यादा दूर कब पहुंचती है? तो 4 जुलाई है। तो 3 जनवरी को जब होगी तो इसको उपसौर, और 4 जुलाई को जब होगी तो उसको अपसौर कहा जाता है। ठीक, अब पृथ्वी की घूर्णन गति और परिक्रमण गति आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब समझते हैं कि पृथ्वी पर दिन और रात छोटा और बड़ा क्यों होता है। अब समझिए, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी नहीं होती तो दिन और रात हमेशा बराबर होती। क्योंकि आप देखते हैं, यहाँ आपने देखा कि जब पृथ्वी घूर्णन गति कर रही है तो घूर्णन गति में आपने देखा कि दिन और रात हो रहे हैं, अर्थात जहाँ पृथ्वी का ध्रुव जब सूरज के सामने होगा तो वो जगह, वो ध्रुव दिन कहलाएगा, और जहाँ उसके पीछे होगा सूरज के तो वो रात हो जाएगी। और फिर ऐसे ही घूम के जब ध्रुव सूरज के फिर सामने आ जाएगा तो वहाँ पे दिन हो जाएगा और दूसरी तरफ रात हो जाएगी। अब हम आते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल, अब जो टॉपिक है इसी के अंतर्गत पृथ्वी की गतियों के अंतर्गत, क्योंकि पृथ्वी की गतियों से ही प्रश्न अगर बना तो छोटे और बड़े दिन से बनता है। तो दिन छोटे और बड़े क्यों होते हैं? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है, साथ साथ अंडाकार कक्षा में सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगा रही है। तो उससे पहले ये ग्लोब आपको बना हुआ दिख रहा है, इस पर आप एक बार नज़र डालिए। एक वह रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है और पृथ्वी को यानी ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करती है, उस रेखा को विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। इसके ऊपर के गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध और नीचे के गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, अब आप 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश चले जाइए तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न ऐसे ही बन जाता है कि निम्नलिखित में कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, वहीं मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। ठीक, अब आप 66.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक रेखा, वहीं 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। अब आते हैं पृथ्वी की गतियों पर। जब पृथ्वी गति कर रही है तो जब सूरज की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं तो उस घटना को विषुव कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पढ़ेंगे यानी बीचों बीच में पड़ रही है। जब सूर्य की किरणें लंबवत विषुवत रेखा पर पड़ेंगी तो उसको विषुव कहा जाता है, और इस दिन व रात बराबर होते हैं। तो सूर्य की किरणें क्या थी? विषुवत रेखा पर लंबवत, यहाँ पर बीचों बीच में पड़ती हैं तो दिन व रात बराबर होते हैं। ये घटना वर्ष में 2 बार होती है, एक 21 मार्च और दूसरी 23 सितंबर। समझिए, 21 मार्च को बसंत विषुव के नाम से जाना जाता है।
वहीं 23 सितंबर को शरद विषुव के नाम से जाना जाता है। क्लियर। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि दिन व रात कब बराबर होते हैं, तो 2 दिन होंगे, एक 21 मार्च को बराबर होगा, दूसरा 23 सितंबर को बराबर होगा। अब देखिए, जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रही है तो मान लीजिए विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें जब लंबवत हैं तो इसका मतलब यहाँ पे 21 मार्च का दिन होगा या और 23 सितंबर का दिन होगा। तो मान लीजिए अभी 21 मार्च है, अब यहाँ दिन व रात बराबर है, तो अब सूर्य की किरणें यानी सूर्य की जो स्थिति है वो उत्तरायण है। अब जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ेंगी यानी इस पर पड़ रही कर्क रेखा, जब कर्क रेखा पर पड़ती हैं तो उस घटना को कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाता है। ये कर्क संक्रांति के नाम पे तब जाना जाएगा जब ये 23.5 डिग्री दक्षिणी उत्तरी अक्षांश पर लंबवत पड़ेंगी सूर्य की किरणें। इस दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। जब इस पर लंबवत पड़ेंगी तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। ये तिथि होती है 21 जून की। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को होता है। तो सबसे बड़ा दिन इसका उत्तरी गोलार्ध का, ठीक। और ये ना पूछ के प्रश्न ऐसे बनता है 69,000 की परीक्षा में प्रश्न ऐसे पूछा गया था कि यहाँ देखो स्थित है भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जहाँ कर्क रेखा उसके बीचों बीच से गुजरती है। तो प्रश्न ये पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा दिन कब होगा। तो भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में, तो भारत का सबसे बड़ा दिन कब होगा, 21 जून को। तो यहाँ से देखिए 69,000 की परीक्षा में प्रश्न ये पूछा गया था कि भारत का जो दक्षिणोत्तर बिंदु है कौन सा, कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी से कर्क रेखा मकर रेखा कहाँ स्थित है। अब बच्चे कंफ्यूज ये थे कि वो कर्क रेखा को लेकर चल रहे थे, लेकिन प्रश्न ये था कन्याकुमारी से मकर रेखा की स्थिति क्या है। तो कन्याकुमारी से मकर रेखा की स्थिति दक्षिण में है। ये प्रश्न 69,000 की परीक्षा में पूछा गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब कर्क रेखा से जब सूर्य की स्थिति अब दक्षिणायन हो जाएगी, तब कर्क रेखा के बाद पुनः जब दक्षिणायन होगी तो दिन छोटे होना शुरू होंगे, और जहाँ सबसे बड़ा दिन था फिर दिन छोटे होने शुरू हो जाएंगे और रात बढ़ना शुरू हो जाएगी, और फिर से विषुवत रेखा पर पुनः सूर्य की किरणें लंबवत पड़े। जब ये 21 मार्च था तो वो दिन 21 जून के बाद फिर दिन यहाँ पे 21 जून हो गया। 21 जून के बाद यहाँ पे फिर से आ जाएगा वो 23 सितंबर हो जाएगा, तो दिन और रात फिर बराबर होगा। अब इधर इस गोलार्ध में सूर्य की किरणें, अब सूर्य की किरणें कहाँ पड़ेंगी, अब पड़ेंगी मकर रेखा पे। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं तो उस घटना को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध का ये दिन सबसे बड़ा दिन कहलाता है, और ये तिथि होती है 22 दिसंबर, यानी 23 सितंबर के बाद दिन बढ़ना शुरू हुआ और दिन यहाँ पे सबसे बड़ा हुआ। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है, 22 दिसंबर, ठीक। और इस घटना को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून। अब देखिए, दिन का ना पूछकर प्रश्न रात का बन सकता है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन आपको पता है 21 जून। अब आपसे ये पूछ ले कि सबसे बड़ी रात कब होगी, तो अगर 21 जून को सबसे बड़ा दिन रहा होगा तो इसी रात को सबसे छोटी रात होगी, क्योंकि दिन सबसे बड़ा तो सबसे रात छोटी होगी, ठीक। अब वहाँ आप आ जाओ दक्षिण में। तो जब दक्षिण में आएंगे तो 21 जून को ही दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होगी। वो क्यों होगी, जब यहाँ सबसे बड़ा दिन है तो दक्षिणी गोलार्ध में इसी दिन सबसे छोटा दिन होगा, और सबसे छोटा दिन होगा तो उसकी रात सबसे छोटी रात होगी।
ठीक वैसे ही मकर संक्रांति जब किरणें मकर रेखा पर पड़ रही हैं तो दक्षिणी गोलार्ध का ये दिन 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा। अब जब इधर सबसे बड़ा दिन है तो इधर सबसे छोटा दिन है। कब? 22 दिसंबर को। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। अब उसकी रात सबसे बड़ी रात होगी। जब सबसे छोटा दिन होगा तो सबसे छोटी रात होगी। तो याद करना सिर्फ 2 तिथि हैं, रटना कुछ भी नहीं है, 21 जून और 22 दिसंबर। 21 जून सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध, यही दक्षिण में आके सबसे छोटा दिन हो जाएगा और उसकी रात सबसे बड़ी रात हो जाएगी। वहीं 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और इसकी रात सबसे छोटी रात हो जाएगी। और अगर आप इसको उत्तरी गोलार्ध में लेकर जाओगे तो 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन, उत्तरी गोलार्ध उसकी रात सबसे बड़ी रात हो जाएगी। ठीक, इतना क्लियर कीजिए कि पृथ्वी की गतियाँ और इससे प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा होती है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नमस्कार।